हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग से आप सारे लोग परिचित हो और आपको निश्चित रूप से ग्रेड भी मिले होंगे। जब आप प्राइमरी एजुकेशन में या जब आप 6, 7, 8 में पढ़ते रहे होंगे तो आपके मार्कशीट में करिकुलर पार्ट में या को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट में आपको ABCD A+B B+C इस तरह के कुछ ग्रेड जरूर मिले होंगे। तो ये ग्रेडिंग है क्या चीज, ये ग्रेड क्या करता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्यों लाना पड़ा, इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे ग्रेडिंग क्या होती है, ग्रेडिंग कितने तरह से होती है और ग्रेडिंग के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या है। और अगर हमें एज ए टीचर अगर एक इफेक्टिव ग्रेडिंग सिस्टम डेवलप करना हो तो उसके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या चीज किन चीजों को क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, इन सारी बातों पे हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही केयरफुली होकर इसको स्टडी करिएगा। तो बेटा सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है व्हाट इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग है क्या चीज? तो ग्रेड क्या है? ग्रेडिंग इज अ सिंबल that represents the degree to which students have met a set of well-defined instructional objectives। यानी ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग एक सिंबल है। सिंबल का मतलब ABCDEF, ये क्या है? ये ग्रेडिंग, ये सिंबल है। अगर हमको A ग्रेड मिल गया तो हम अपने को बड़ा सुपीरियर समझने लगेंगे, अगर हमें बी ग्रेड मिल गया तो हम अपने को थोड़ा सा इंफीरियर समझेंगे, और सी मिल गया तो अपने को हम एकदम इंफीरियर क्लास में समझने लगते हैं। यानी ABCD ये क्या है? ये क्या है? ये क्वालिटी का सिंबल है। यानी ग्रेड क्या है? ग्रेड एक प्रतीक है, और ये प्रतीक क्या करता है? वो हमारी डिग्री या हमारी क्वालिटी का प्रतिनिधित्व करता है। वो बताने का काम करता है कि हम कितना डिग्री अव्वल है या कितने डिग्री हम नीचे हैं, इसको बताने का काम करता है। ठीक है ना? विच स्टूडेंट हैव मेट अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये क्या करता है? ये जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, उस अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को सही से परिभाषित करने का काम करता है। जैसे मान लो अगर हमने एक टारगेट बनाया ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कि आज हम बच्चों को क्लास में ये चीजें सिखा लेंगे। अगर बच्चे ए ग्रेड पा गए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने सब कुछ सिखा लिया। अगर बच्चा बी ग्रेड पाए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम आधा सिखा पाए आधा नहीं सिखा पाए। बच्चा सी ग्रेड पा गया इसका मतलब क्या हुआ? हम आधे से कम सिखा पाए। और अगर बच्चा डी ग्रेड पाए इसका मतलब ये हुआ कि हम सिखा ही नहीं पाए। तो इस तरह से क्या होता है? ग्रेड क्या करता है? ग्रेड परिभाषित करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो ग्रेड क्या करेगा? ग्रेड एक सिंबल है, और ये सिंबल क्या करता है? ये सिंबल डिग्री को का प्रतिनिधित्व करता है, और बच्चे ने क्या सीखा कितना तो बच्चे ने क्या सीखा कितना सीखा, इसको इसको परिभाषित करने का काम क्या करता है? ग्रेड सिस्टम इसे परिभाषित करने का काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे ग्रेडिंग का सिस्टम क्या होता है, इसका बेसिक्स क्या होता है। तो देखो आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट पेपर दिख रहा है। ये चार्ट पेपर ये बताने का काम कर रहा है कि ग्रेड और परसेंटेज और कम और क्वालिटी में क्या एक सिस्टम है। देखो जैसे स्क्रीन में क्या दिख रहा है? ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब जो बच्चे 90% से 100% मार्क्स पाते हैं हम उनको ए ग्रेड देंगे। और ये इन बच्चों की क्वालिटी कैसी होती है? ये एक्सीलेंट नॉलेज वाले बच्चे होते हैं, है ना? अब बी ग्रेड का मतलब जो बच्चे 80 मार्क्स टू 89 मार्क्स पाएंगे। जो 80% से 89% नंबर पाने वाले बच्चे हैं उन्हें हम बी ग्रेड देते हैं। ये बच्चे कैसे होते हैं? एवव एवरेज होते हैं। यानी ये अच्छे बच्चे होते हैं, ये बुद्धिमान बच्चे होते हैं। यानी ये एक्सीलेंट तो नहीं होते, लेकिन ये तेज बच्चे होते हैं, क्लास में पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं। जो सी ग्रेड पाते हैं वे 70 टू 79 परसेंटाइल पाते हैं, परसेंटेज पाते हैं। और ये कैसे बच्चे होते हैं? ये क्लास में एवरेज बच्चे होते हैं, मध्यम श्रेणी के बच्चे होते हैं। अब जो डी ग्रेड पाते हैं वो 60 टू 69, ये बिलो एवरेज होते हैं। यानी
सामान्य से थोड़े से खराब होते हैं, यानी कमजोर बच्चे होते हैं लेकिन पास हो जाते हैं। लेकिन जो एफ ग्रेड पाता है वो 0 नंबर से 59 नंबर पाने वाले बच्चे होते, परसेंटेज वाले बच्चे होते, इन्हें हम फेल की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य ग्रेडिंग सिस्टम है बेटा, इसका एक यहाँ पे एग्जांपल, एक नमूना आपको दिया गया, एक बेसिक्स बताया गया कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये सिंबल है। इस सिंबल का क्या मतलब है? जैसे ए ग्रेड सिंबल का क्या मतलब है? हमारी क्वालिटी 90 पॉइंट टू 100% वाली क्वालिटी है, और हम एक्सीलेंट है, हमें सब कुछ आता है, हमारी क्वालिटी नंबर 1 की है, इसलिए हमको ए ग्रेड मिला। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके पूरे पूरे बेसिक्स हो गए ग्रेडिंग के। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी ग्रेड, हमें ग्रेडिंग क्यों करना चाहिए, क्यों ग्रेडिंग हम करते हैं? तो ग्रेडिंग बेटा करने का कारण कई है। पहला कारण है टू कम्युनिकेट, यानी बच्चों के जो मार्क्स हैं, जो उनकी क्वालिटी है, उसको संचारित करने में या उसको दूसरों को बताने के लिए हमें ग्रेडिंग करनी चाहिए, है ना? जैसे अगर हम कहें कि ए ग्रेड इन इन बच्चों ने पाया, इसका मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि ये सारे ए ग्रेड वाले बच्चे अच्छे बच्चे हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हमारे क्लास के। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन किससे हम करेंगे? टू टेल ए स्टूडेंट हाउ दे आर डूइंग, ये बताने के लिए कि विद्यार्थी कैसा कर रहा है, यानी कितना सीख रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो हमें किसी को ये बताना है तो हमें ग्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। टू टेल देयर द स्टूडेंट्स आर डूइंग, यानी माता पिता को यह बताना कि उनके बच्चे कैसा कर रहे हैं, है ना? इसको अगर हम बताना चाहें तो हमें फिर ग्रेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा हम क्या करते हैं? टू मेक स्टूडेंट अन इजी। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट को असहज करना है, असहज करने का मतलब क्या है यहाँ पे? असहज करने का मतलब है उनके अंदर कॉम्पिटिटिव अगर भावना डेवलप करनी है, तो हम कहें कि वो ए आया, तुम भी है, तुमको भी ए बनना चाहिए। तो अगर हमें उनको अगर उकसाना है, अगर हमें उनको प्रोव करना है, अगर हमें थोड़ा सा एनर्जाइज करना है, मोटिवेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। शक्ति को लुभाने के लिए टू वाइल्ड पावर, टू विल्ड पावर, यानी बच्चों की अगर हमें पावर डेवलपमेंट करना है, तब भी हमें वहां ग्रेडिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ग्रेडिंग क्या करता है? ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग इज अ क्वालिटी सिंबल। ठीक है ना? ग्रेडिंग क्या है? एक आपकी गुणवत्ता का सूचक है, एक चिन्ह है, और इस चिन्ह की सहायता से हम बच्चों को मोटिवेट भी कर सकते हैं। बच्चों के अंदर कॉम्पिटिटिव भावना भी डाल सकते हैं। उनकी क्वालिटी का इंफॉर्मेशन हम समाज में दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, और माता पिता को भी हम सूचना दे सकते हैं कि आपका बच्चा कैसा कर रहा है, कितना कर रहा है, उसे कहाँ जरूरत है, कहाँ उसे संभालना है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा टाइप ऑफ ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग के प्रकार कौन कौन से हैं? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार आपके स्क्रीन पे आ रहा है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष। ठीक है, और रिलेटिव ग्रेडिंग एक होती है, उसका मतलब होता है सापेक्ष। तो निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब क्या है? आपने एनआरटी और सीआरटी पढ़ी हुई है। अगर इसको एनआरटी और सीआरटी के थ्रू समझना चाहें, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि एनआरटी में हम क्या करते थे? एनआरटी में जो हम नंबर देते थे, जो हम टेस्ट करते थे, वो सापेक्ष करते थे, वो रिलेटिव टेस्ट करते थे। क्यों? विद इन ग्रुप, ग्रुप के ही किसी बच्चे से हम कंपेयर करके इवेल्युएट करने का काम करते थे। जैसे मान लो आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से किसी एक बच्चे के हम नंबर को ले लिए, उसी नंबर से हम तुलना करके अगर हम किसी की क्वालिटी, किसी को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको जो है रिलेटिव इवेल्युएशन कह सकते हैं, या यही एनआरटी था। और सीआरटी में क्या करते थे? एक क्राइटेरिया, एक मानक से कंपेयर करते थे, है ना? तो यहाँ पे निरपेक्षता थी, यहाँ उस ग्रुप या उन बच्चों से कोई मतलब नहीं था। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और रिलेटिव ग्रेडिंग को हम इसी वे में समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहले शो हो रहा है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। देखो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आर क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। देखो ये बात आ गई, सीआरटी की बात आ गई यहाँ पे, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वाली बात यहाँ पे आ गई। क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग कंसिस्ट आर comparisons between a student performance and some previous defined criteria.
The student are not compared to other students. When using absolute grading, one must be careful in designing the criteria that will be used to determine the student's grading. ठीक है ना? तो जो निरपेक्ष जो ग्रेडिंग है, निरपेक्ष ग्रेडिंग क्या है? निरपेक्ष ग्रेडिंग ठीक उसी तरह से है जैसे हमने आपको बताया था निकष संदर्भित या मानदंड संदर्भित परीक्षण, सीआरटी हमने पढ़ाया था। सीआरटी में मैंने क्या बताया था? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वह टेस्ट होता है जो पहले से किसी निर्धारित मानक के अनुसार हम बच्चों का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। यानी हमारा जो ग्रेडिंग का जो मानक है, जो हमारे ग्रेडिंग का रूल होगा, वो निरपेक्ष होगा, वो एब्सोल्यूट होगा। उस कक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे हमने जो हमारी सीबीएसई बोर्ड में हाई स्कूल में ग्रेडिंग मिलती है, वो ग्रेडिंग कैसी ग्रेडिंग है? वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, वो निरपेक्ष है। हमने एक मानक पहले से बना लिया। मानक क्या बना लिया? 9 टू 100% वाले को हम ए ग्रेड देंगे। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हो गई और हम उसी ग्रेडिंग से सारे बच्चों की तुलना कर लेंगे। तो ऐसी ग्रेडिंग सिस्टम को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट या निरपेक्ष ग्रेडिंग। फिर समझ लो, निरपेक्ष ग्रेडिंग अगर मान लो अगर याद नहीं आ रहा है, अगर आपको एग्जाम में अगर सीआरटी याद है, तो सीआरटी का जो प्रिंसिपल है वही प्रिंसिपल एब्सोल्यूट ग्रेडिंग का भी है। तो दोनों को आप आपस में कोरिलेट आसानी से कर सकते हो, है ना? तो फिर समझ लो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या होता है? एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में कोई पहले से निर्धारित या परिभाषित हमारे पास मानदंड होता है, हमारे हमारे पास ग्रेडिंग का सिस्टम होता है और उसी सिस्टम के द्वारा हम ग्रेडिंग करने का काम करें तो उसको हम एब्सोल्यूट या निरपेक्ष ग्रेडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा रिलेटिव ग्रेडिंग की। जो दूसरी तरह की ग्रेडिंग है उसको कहते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग या सापेक्ष ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है ना? रिलेटिव ग्रेडिंग आर नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। ठीक है ना? जो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, जो सापेक्ष ग्रेडिंग होती है, वो कैसी होती है? सापेक्ष ग्रेडिंग कैसी होती है? सापेक्ष ग्रेडिंग जो है मानक संदर्भित परीक्षण वाली ग्रेडिंग होती है। कंसिस्ट ऑफ कंपैरिजंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अदर इन द सेम in the same in the same class the norm group। ठीक है? अब जो रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग क्या करेगा? रिलेटिव ग्रेडिंग कक्षा के में जो बच्चे नंबर पाने वाले हैं उन्हीं नंबरों के आधार पर ग्रेडिंग का रूल बनेगा। देखो आप फिर समझ लो, एब्सोल्यूट में क्या है? एब्सोल्यूट में एक यूनिवर्सल मेथड हमारा पहले से डिफाइंड है, उस यूनिवर्सल मेथड के हिसाब से हम ग्रेडिंग करेंगे। और रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, यानी जो सापेक्ष ग्रेडिंग होता है उसमें क्या होता है? सापेक्ष ग्रेडिंग में जो बच्चे हमारे हैं, जो हमारी क्लास है, जो हमारा ग्रुप है जिसमें एग्जाम हो रहा है, वो क्लास के बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेडिंग करें तो इसको हम रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर समझ लो, द रिलेटिव ग्रेडिंग आर नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। जो सापेक्ष ग्रेडिंग वो कैसा है? वो एनआरटी टाइप की ग्रेडिंग है या मानव संदर्भित परीक्षण टाइप की ग्रेडिंग है। कंसिस्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अदर इन द सेम क्लास। ठीक है ना? इन नाम ग्रुप, एक कक्षा में एक छात्र और अन्य छात्रों के बीच में तुलना करने के लिए जो मानक समूह बनाया गया है उसके आधार पर हम सापेक्ष ग्रेडिंग करते हैं। दोज द दैट परफॉर्म बेटर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट रिसीव हायर ग्रेड। यानी जो अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर परीक्षण करते हैं उसे हम उच्च ग्रेड प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो हमने चूज कर लिया, हमने बना लिया कि जो पूजा पूजा है क्लास की लड़की, उस पूजा क्लास की लड़की है, उसको हम सेंटर मानेंगे। ठीक है, हम उसके नंबर को मान लो हमने बी ग्रेड दे दिया। अब हम क्या करेंगे? अब
पूजा से जो ज्यादा अच्छा नंबर पाएगा वो ए ग्रेड का होगा, जो पूजा से खराब नंबर पाएगा वो सी ग्रेड का होगा, जो पूजा के बराबर नंबर पाएगा वो बी ग्रेड का होगा। अगर इस तरह से अगर हम कोई ग्रेडिंग का सिस्टम डेवलप करते हैं तो इसको हम सापेक्ष कहेंगे। लेकिन निरपेक्ष में क्या था? निरपेक्ष में पहले से डिसाइड था कि जितने बच्चे 90 टू 100 नंबर पाएंगे वो ए ग्रेड होंगे, जितने बच्चे 80 टू 89 नंबर पाएंगे वो बी ग्रेड होंगे। तो ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग हुई, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में क्या करते हैं, एक मानक से हम एक पहले से डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड से हम ग्रेडिंग करते हैं। और रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या करते हैं, क्लास के किसी स्टूडेंट को हम बेस बना लेते हैं और उससे कम नंबर पाने वाले को अलग कैटेगरी दे देते हैं, उसके बराबर नंबर पाने वाले को अलग कैटेगरी दे देते हैं, उससे ज्यादा नंबर पाने वाले को अलग कैटेगरी दे देते हैं। इसको हम रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ और नीचे एग्जांपल भी हैं, देखो यहाँ पे। यूज सम मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट विल बी असाइंड सर्टेन ग्रेड्स। यानी छात्रों में जो उनके नंबर के परसेंटाइल होते हैं, उन्हीं परसेंटाइल के आधार पर उन्हें हम ग्रेडिंग करते हैं। जैसे मैंने अभी पूजा का एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ पे कुछ नंबर भी दिया हुआ है, देखो जैसे इफ यूजिंग द नॉर्मल कर्व द रिलेटिव grading then 3.6% of students should be assigned, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम सामान्य वक्र का उपयोग करके समझना चाहे इसे, तो अगर हमें 3.6% स्टूडेंट को अगर हमने असाइन किया तो क्या पाएंगे इसमें, जो 23.8% है वो ए ग्रेड स्टूडेंट हो गए, 45.2% स्टूडेंट बी ग्रेड स्टूडेंट हो गए, ठीक है। और सी ग्रेड स्टूडेंट कितने हो गए, सी ग्रेड स्टूडेंट हो गए 45.2%, डी ग्रेड स्टूडेंट हो गए 23.8% एंड फेल स्टूडेंट हो गए 3.6%। तो इस तरह से हम परसेंटेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान जरूर देना है कि जो जो सापेक्ष ग्रेडिंग होती है बेटा, इसमें कोई सर्टेन रूल नहीं होता। इसमें जो नियम होता है वो नियम उसी ग्रुप का होता है, उसी ग्रुप के बच्चों के परफॉर्मेंस के आधार पर किसी कोई एक हम बीच में मानक मान लेते हैं, उसी मानक से बच्चों की तुलना करके हम ग्रेड बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। अब जो तीसरे टाइप की ग्रेडिंग होती है उसे कहते हैं ग्रोथ ग्रेडिंग या सेल्फ रेफरेंस ग्रेडिंग। तो ग्रोथ ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रोथ ग्रेडिंग कंसिस्ट ऑफ comparison between a student's performance and their perceived ability कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ग्रोथ ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रोथ ग्रेडिंग में एक छात्र के प्रदर्शन और उसकी क्षमता के बीच में तुलना करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लिया, एग्जांपल हम हमारी क्षमता और हमारी ग्रोथ, हमारी कैपेबिलिटी और हमारा जो प्रदर्शन है, जो हमारा परफॉर्मेंस है क्लास में, उन दोनों के बीच में जो ग्रेड बनाया जाता है उसे ग्रोथ ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रोथ ग्रेडिंग का मतलब, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लें कि क्लास में एक विद्यार्थी है जिसका नाम है, मान लिया अंकित। अब अंकित ने यूनिट 1 टेस्ट में अगर मान लिया उसने 15 मार्क्स पाए, ठीक है। अब वो सेकेंड टेस्ट में कितना नंबर पाता है, सेकेंड टेस्ट में वो 20 मार्क्स पाता है या वो 10 मार्क्स पाता है, इसके आधार पर उसकी क्षमता और उसकी प्रदर्शन को अगर हम कंपेयर करें आपस में, ठीक है, कंपेयर करके हम ग्रेड दे, उसका जो डेवलपमेंट है वो ए प्लस में है, ग्रेड में जा रहा है या माइनस ग्रेड में जा रहा है, तो उसको हम ग्रोथ ग्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी overachievers would be assigned higher grades while underachievers would be assigned lower grade, ठीक है। जैसे मान लिया हमारी कैपेबिलिटी कुछ है टीचर, और उस कैपेबिलिटी को हम बेस मान के
हम कंपेयर कर ले कि अगली परीक्षा में आप ज्यादा नंबर पाए या अगली परीक्षा में आप कम नंबर पाए, तो उसके आधार आधार पर आप हायर ग्रेड या लोअर ग्रेड में अगर आपको दिया जाए तो इसको हम ग्रोथ ग्रेडिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने अभी अंकित का एग्जांपल लेकर क्या बताया था, अगर अंकित का 20 मार्क्स अगर आया हुआ है और अगले टेस्ट में 25 पाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकी जो ग्रेडिंग है वो पॉजिटिव सेंस में है। और अगर वो नंबर लूज कर जाते हैं, इसका मतलब उनकी ग्रोथ निगेटिव सेंस में है। और जो हम बच्चों की ये ग्रेडिंग देते हैं, उस ग्रेडिंग को हम बेटा ग्रोथ ग्रेडिंग कहते हैं। तो ग्रोथ ग्रेडिंग का यूज क्या है, ग्रोथ ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग हम बच्चों के को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। उनकी जो अचीवमेंट है, जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को हम बढ़ाने के लिए हम उनको ग्रेडिंग दे सकते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए जब हम उसको ग्रेड देते हैं, तो ये ग्रोथ ग्रेडिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो 3 तरह की ग्रेडिंग हम लोगों ने डिस्कस की। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड ग्रोथ। निरपेक्ष, सापेक्ष और ग्रोथ। ये 3 तरह की ग्रेडिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया और तीनों तरह की ग्रेडिंग को हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे इस ग्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस की। तो ग्रेडिंग से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो ग्रेडिंग का पहला फायदा क्या है? इजी टू यूज। इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे बच्चे को हम केवल 4 से 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, है ना? ए बी सी डी कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया। इजी टू इंटरप्रेट, इसको समझाना बड़ा आसान है और ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में ये होता है। अगर इसके और एडवांटेज की बात करें हम, तो अगर और एडवांटेज की बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा यह एडवांटेज है, यह बच्चों को के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव हो। उनको उनके अंदर जो इंफीरियरिटी है, या जो उनके अंदर आपस का जो कंपटीशन की भावना है, जो वो फोबिया में चले जाती थी या जो अपने को इंफीरियर फील करते थे, उसको भी ये कुछ हद तक रोकने का काम करते। जैसे मान लो किसी बच्चे का 100% आया और किसी बच्चे का 95% आया, तो इसका कतई मतलब, तो अगर परसेंटेज सिस्टम होता तो 100% वाला कहता है अरे हम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, और 95 वाला कहता है थोड़ा सा इंफीरियर फील करता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 95% वाला और 100% वाले दोनों बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है, जो उनकी गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता समान है। क्योंकि जो नंबर में कम या ज्यादा आने की बात है, उसपे कई ढेर सारे फैक्टर उसको इफेक्टेड करते हैं, जिससे विद्यार्थियों के नंबर कम या ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो क्या हुआ, दोनों को ए प्लस मिलेगा, 95 वाले को भी ए प्लस मिलेगा और 100 वाले को भी ए प्लस मिलेगा। यानी दोनों समान होंगे, दोनों ये कह सकते हैं कि हमने ए प्लस पाया। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो सेल्फ रेस्पेक्ट बच जाता है। ठीक है ना? एक बेटा यहाँ पे ये ग्रेडिंग के एडवांटेज का एक बहुत बड़ा फायदा है। सॉरी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेटा गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव एंड फेयर ग्रेडिंग। अगर हम इफेक्टिव और फेयर ग्रेडिंग देना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, हमें क्या क्या किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, इस बात को हम करने वाले हैं। तो पहला क्या है दिशा निर्देश? डिस्कस द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स when appropriate the basis of all grading procedure at the beginning of the course school year। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें स्कूल के शुरुआत में ही जो परीक्षा का जो तरीका है, जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, उस सिस्टम से हमें स्टूडेंट को भी परिचित कराना चाहिए और हमें उनके गार्जियन को भी परिचित कराना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को पता हो कि हमें ए ग्रेड मिलेगा तो कैसे मिलेगा, हमारी क्वालिटी क्या होगी, अगर हम फेल होंगे तो हमारी क्या क्वालिटी होगी। ये पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को पहले से हमें बता देना चाहिए। यानी जो हमारी ग्रेडिंग की पॉलिसी है, जो ग्रेडिंग करने का तरीका है, हमें क्या करना चाहिए, स्कूल शुरू होने से पहले या कोर्स शुरू होने से पहले हमें उसका जो प्रोसेस है, उसका सिस्टम है, उसकी पॉलिसी है, उसको
दो डिस्कस हमें करना चाहिए। किसे किससे डिस्कस करना चाहिए? स्टूडेंट से भी डिस्कस करना चाहिए और उसके पेरेंट्स से भी डिस्कस करना चाहिए। ग्रेड शुड रिफ्लेक्ट एंड बी बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट, using only those assessments that wildly measure achievement। ग्रेड क्या करता है? ग्रेड बच्चों के उपलब्धियों को बेटा मापने का काम करता है, उनके आकलन को करने का काम करता है ना? तो निश्चित रूप से जो ग्रेडिंग का सिस्टम है वो बच्चों के उपलब्धि पर आधारित होना चाहिए। वो क्या अचीव कर रहे हैं उसको उसके मेजरमेंट के अगेंस्ट ही हमें ग्रेडिंग को बनाना चाहिए, है ना? कई बार हम ग्रेड बनाते ग्रेडिंग देते समय हम कई चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको अपने बच्चों की मार्कशीट देखो तो बच्चों की मार्कशीट में ढेर सारे टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के अचीवमेंट के लिए हम ग्रेडिंग दें और बाकी चीजों के लिए ग्रेडिंग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? When combining several valid assessments, each assessment should be appropriately weighted। अगर हमें कई मूल्यांकनों को आपस में जोड़ना हो तो प्रत्येक मूल्यांकन को हमें उचित रूप से भारित करना चाहिए। यानी प्रत्येक मूल्यांकन में जो नंबर पाया है उस नंबर को सही सही हमें इंटरप्रेट करना चाहिए, सही सही उसको परिभाषित करना चाहिए और सही सही उसको उसका वेटेज डिसाइड डिसाइड हमें करना चाहिए। कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मान लो अगर आपको एनुअल ग्रेडिंग देनी है, उस एनुअल ग्रेडिंग में आपको टेस्ट के नंबर भी जोड़ने हैं या फिर वन के नंबर भी जोड़ने हैं, ऐसे वन के नंबर जोड़ने हैं या फिर टू के जोड़ने हैं या से टू के जोड़ने हैं। तो जब ये ग्रेडिंग करने की जरूरत करना जब हम बनाए तो उसमें सबका पार्टिसिपेशन बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसे टू के आधार पर ही ग्रेडिंग कर दें तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हमने बच्चों को के मूल्यांकन अगर हमने कई चरणों में लिए, कई तरह से लिए हैं, तो उन सारे चरणों के मूल्यांकनों को हमें समान रूप से स्थान देना पड़ेगा अपने ग्रेडिंग सिस्टम को बनाने के लिए, है ना? इसके लिए तरीका क्या होता है? इसके लिए तरीका ये होता है कि हम जो उनके नंबर्स हैं इंडिविजुअली हम सारे उनके एफए यूनिट टेस्ट या और जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के नंबर को आपस में जोड़ने के बाद फिर फाइनल परसेंटाइल निकाल के तब उनकी ग्रेडिंग सिस्टम को बनाए। इसमें क्या होगा? इसमें उनके जो सारे उनको उनके जो टेस्ट हुए थे, सारे जो उनके असेसमेंट्स हुए थे, सबको बराबर बराबर मौका मिल जाएगा ग्रेडिंग में, है ना? तो हमको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। ग्रेड शुड रिफ्लेक्ट and be based on composite of several valid assessment। जो ग्रेड है वो क्या और जो प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्या प्रतिबिंबित करना चाहिए? वो बच्चों की क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसको, है ना? ग्रेडिंग हम क्यों देते हैं? हम सिर्फ इसलिए ग्रेडिंग करते हैं कि बच्चों की जो अचीवमेंट है, जो बच्चों की क्वालिटी है, वो क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो सके, वो ग्रेड प्रतिबिंबित हो सके या बता सके। प्रतिबिंबित होने का मतलब क्या है? ये बता सके कि बच्चा कितना जीनियस है। ठीक है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रेडिंग के समय हमें जो वैलिड जो असेसमेंट का जो सिस्टम है, जो कंपोजिट वैलिड असेसमेंट का सिस्टम है, उसको जरूर करना चाहिए। यानी सारे वैलिड असेसमेंट को आपस में जोड़ना चाहिए, हमें कंपोजिट उनको कर लेना चाहिए। An appropriate type of grading framework should be adopted given the ultimate use of the grade। ग्रेड के अंतिम उपयोग को देखते हुए उचित प्रकार के ग्रेडिंग ढांचे को बनाना चाहिए। यानी जो ग्रेडिंग का सिस्टम है, ग्रेडिंग को सिस्टम को हम अपने अपने जो करिकुलम के हिसाब से, जो हमारा करिकुलम का स्ट्रक्चर है या हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर है या हमारे सिलेबस का स्ट्रक्चर है, हमें उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं। ग्रेडिंग सिस्टम में आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 10 सीजीपीए, 8 सीजीपीए, 7 सीजीपीए, 4 सीजीपीए, इसका आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? ये अलग अलग ग्रेडिंग की प्रणाली है। 10 सीजीपीए का मतलब क्या है? 10 सीजीपीए का मतलब हुआ कि सारे बच्चों के नंबर को 10 भागों में बांट दिया। यानी 0 से लेके 100% का जो उनका मार्क्स है
उस मार्क्स को हमने 10 कैटेगरी दे दी, तो 10 सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अगर हम उसे 8 कैटेगरी हमने दिया तो क्या हो जाएगा, वो 8 सीजीपीए सिस्टम हो गया। 7 कैटेगरी दिया तो क्या हो जाएगा, 7 बराबर बराबर भागों में बांट लिया तो क्या हो जाएगा, वो 7 सीजीपीए सिस्टम हो गया। 4th सीजीपीए सिस्टम का मतलब क्या हुआ, हमने बच्चों के टोटल परफॉर्मेंस को हमने ए बी सी और डी ग्रेड में डिवाइड कर दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे बच्चों का करिकुलम का स्ट्रक्चर हो, हमें उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से सीजीपीए डिसाइड करना चाहिए। जनरली अगर आप ध्यान से देखो तो हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है, 10th की का एग्जाम जो होता है, 10th के एग्जाम में जनरली हम 10 सीजीपीए सिस्टम यूज करते हैं। लेकिन ढेर सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वे 8 सीजीपीए सिस्टम यूज करते हैं, और बाद में आपके मार्कशीट के पीछे सीजीपीओ को परसेंटाइल में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दे देते हैं। ठीक है ना। तो यही यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रेडिंग का जो ढांचा है, जो उसका सिस्टम है, हमें उसको उचित प्रकार से बनाना चाहिए, और ये उनके कोर्स, उनके करिकुलम की डिजाइन के आधार पे हमें बनाना चाहिए, है ना। All borderline grades should be re-evaluated based on careful examination of all achievement evidence। ठीक है ना। जो बॉर्डर लाइन ग्रेड है, उनको जो है उनका जो मूल्यांकन है बेटा, उनको उनका जो इवेल्युएशन है, हमको उसको री इवेल्युएट करके सावधानी पूर्वक उसको हमको निर्धारित करना चाहिए। यानी जो हमारा फाइनल, हमारी जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो फाइनल ग्रेड किसी को देते हैं, तो फाइनल ग्रेड देने से पहले हमें पूरे सिस्टम को फिर से एक बार री इवेल्युएट कर लेना चाहिए। बच्चों की जो अचीवमेंट्स है उसको सावधानी पूर्वक हमको एक बार फिर से देख लेना चाहिए, और उनकी उपलब्धि के आधार पर ही हमें ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड देने का काम करना चाहिए। ये तो बेटा कुछ सजेशंस थे, जो सजेशंस को फॉलो अगर हम करें तो निश्चित रूप से हमारा ग्रेडिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और इसमें बेटा सजेशंस है। अ फ्यू मोर हिंट्स ऑफ इफेक्टिव ग्रेडिंग। अगर हमें प्रभावशाली ग्रेडिंग करनी है तो उसके लिए कुछ और हिंट्स और कुछ और गाइडलाइंस आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं। अगर इनका भी अगर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमारी जो ग्रेड करने का तरीका है वो और अच्छा और इम्प्रूव हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। पहला क्या है, एम्फेसाइज फेयर ग्रेडिंग एंड स्कोरिंग। जब हम स्कोरिंग करें या जब हम ग्रेड बनाएं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फेयर ग्रेडिंग सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, यानी कि कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से अच्छे ढंग से हमें ग्रेड देना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेड रिलेटिव टू स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यानी जो ग्रेडिंग हो वो ग्रेडिंग कैसी हो, वो रिलेटिव हो। किससे रिलेटिव हो, जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लेकर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के मूल्यांकन पर आधारित हमारा ग्रेडिंग होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, बेस ग्रेड प्रेजेंट बेस ग्रेड primarily on current performance, provide accurate, timely and helpful feedback। ठीक है ना। तो बेस ग्रेड क्या करे, बेस ग्रेड प्राइमरली यानी प्रारंभिक रूप से जो है करेंट परफॉर्मेंस पर वो बेस्ड होना चाहिए। यानी जो बच्चे का जो वर्तमान प्रदर्शन है, जो उनकी वर्तमान उनका जो अचीवमेंट है, उससे रिलेटेड उनका बेस ग्रेड होना चाहिए, जो मुख्य जो ग्रेड है उससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली एंड हेल्पफुल फीडबैक, और समय 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 पर सही ढंग से फीडबैक देने वाला, सकारात्मक और सही समय पे हमें जो है, और एक्यूरेट, सही सही सटीकता से हमें ग्रेडिंग करने का काम करना चाहिए।
यूज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ असेसमेंट, यानी ग्रेडिंग करने से पहले हम पर्याप्त संख्या में आकलन करने का प्रयोग करें। जैसे अगर आजकल अपनी मार्कशीट देखो तो स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक दोनों डोमेन में ग्रेडिंग होती है। यानी बच्चे जो क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस एसएसटी पढ़ रहे हैं, ग्रेडिंग उसकी भी होती है। और साथ में को करिकुलर एक्टिविटी, वो उनकी सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, हाइजीन, करेक्टर, सब में ग्रेडिंग आप मार्कशीट में देख लोगे, देखते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि हमें बच्चों का चूंकि ओवरऑल अचीवमेंट हमें एसेस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका जो आकलन है वो उचित संख्या में करना चाहिए। ठीक है। डोंट लोअर ग्रेड ड्यू टू मिसबिहेवियर्स और अटेंडेंस। ठीक है ना। किसी बच्चे को उनकी शरारत यानी उनके दुर्व्यवहार या कक्षा में कम आने के कारण उनको जो है लोअर ग्रेड नहीं देना चाहिए। कई बार होता है क्या, टीचर क्या करता है, टीचर थोड़ी सी पार्शियलिटी कर लेता है। जो टी बच्चे रेगुलर हैं या जो बच्चे ओबीडिएंट हैं, जो बच्चे क्लास में जो टीचर के फेवर के बच्चे हैं, स्टूडेंट कई बार टीचर कई बार उनको अच्छे नंबर दे देता है। और जिन बच्चों से टीचर की नहीं बनती, जो उनके फॉलोवर्स नहीं होते, या जो कभी अनुशासनहीनता क्लास में कर देते हैं, क्लास में लड़ाई लड़ाई कर लेते हैं या क्लास को बंक करते हैं, टीचर उनको खराब ग्रेड दे देते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें बायज नहीं होना चाहिए, है ना। बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसी परफॉर्मेंस के बेस पे हमें उनको नंबर देने का काम करना चाहिए। ठीक है। यूज प्रोफेशनल जजमेंट, यानी जो आप निर्णय लें, जो आप नंबर बच्चों को दें, जो ग्रेडिंग दें, वो पेशेवर होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए। यानी जो निर्णय है वो सही सही होना चाहिए। ग्रेडिंग देते समय आप ये ना ध्यान दें कि हमारे घर का है बच्चा या हमारे फ्रेंड का बच्चा है, ठीक है, या ये हमारा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है, ये हमारा रोज हमको रोज विश करता है, हम इस या हमसे हमसे इसने क्लास में बहस कर ली थी। ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों से बाहर होके हमें ग्रेडिंग करने का काम करना चाहिए। यही सारी चीजें बेटा ग्रेडिंग सिस्टम में हमने आपको बताई, हमने बताने का प्रयास किया कि ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। ठीक है। इसके बेसिक्स क्या हैं, ग्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, इसका एडवांटेज क्या क्या है, और इफेक्टिव ग्रेडिंग अगर हमें करनी है तो इसके लिए हम कैसे इफेक्टिव ग्रेडिंग करें, हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से हिंट है या गाइडलाइन है इफेक्टिव ग्रेडिंग करने के लिए, ये हमने सारी बातें आपसे डिस्कस की। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई चीजें क्लियर ना हो, तो आप पूछ सकते हो।